नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं शरत की जीवनी भाग 4 अंतिम भाग। 3 वर्ष नाना के घर भागलपुर रहने के बाद अब उसे फिर देवानंदपुर लौटना पड़ा। बार बार स्थान परिवर्तन के कारण पढ़ने लिखने में बड़ा व्याघात होता था। आवारगी भी बढ़ती थी, लेकिन अनुभव भी कम नहीं होते थे। भागलपुर में रहते हुए नाना प्रकार की शरारतों के बावजूद शरत ने सदा अच्छा लड़का बनने का प्रयत्न किया था। पढ़ने में भी वह चतुर था। गांगुली परिवार के कठोर अनुशासन के विरुद्ध बार बार उसके भीतर विद्रोह जागता था, परंतु यह कामना भी बड़ी प्रबल थी कि मैं किसी से छोटा नहीं बनूंगा। इसीलिए अंततः उसकी प्रसिद्धि भले लड़कों के रूप में होती थी। इन सारी शरारतों के बीच एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना उसे बराबर प्रिय रहा। चिंतन के इन क्षणों में अनेक कथानक उसके मन में उभरे। लिखने का प्रयत्न भी उसने किया। वह सुंदर नहीं था, आँखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन आँखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। वर्ण श्यामता की ओर था और देह थी खूब रोगी, लेकिन पैर हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत थे। बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता था। बुद्धि भी उसकी तीक्ष्ण थी, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पथभ्रष्टता में ही अधिक होता था। देवानंदपुर लौटकर यह पथभ्रष्टता और भी बढ़ गई। अनुशासन के नाम पर यहाँ कुछ था ही नहीं। किसी तरह हुगली ब्रांच स्कूल की 4थी श्रेणी में भर्ती हो गया। 2 पक्के कोस चलकर स्कूल जाना पड़ता था। निपट कच्चा रास्ता, गर्मी में धूल से भरा, वर्षा में कीचड़ ही कीचड़। गरीबी इतनी थी कि आसानी से फीस का जुगाड़ करना मुश्किल था। आभूषण बेच देने और मकान गिरवी रख देने पर भी वह अभाव नहीं मिट सका। पेट भी तो भरना होता था। फिर भी किसी तरह वह प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया, परंतु तब तक पिता पर ऋण बहुत बढ़ गया था। वे फीस का प्रबंध न कर सके और फीस के अभाव में स्कूल जाना कैसे हो सकता था। शुरू में वह किसी साथी के घर मुट्ठी भर भात खाकर स्कूल के मार्ग में पेड़ों के तले शरारती बच्चों की संगति में दिन काट देता था। फिर धीरे धीरे उन लड़कों के दल का सरदार बन गया। विद्या पीछे छूट गई और हाथ में आ गई दुधारी छुरी, जिसे लेकर वह दिन रात घूमा करता था। उसके भय के कारण उसके दल के सदस्यों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। वह दूसरों के बागों के फल फूल चोरी करने लगा था, लेकिन वह दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। दूसरों के ताल में मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी, वह और भी बढ़ गई थी। थोड़े ही दिनों में उसके आसपास के लोग उससे तंग आ गए, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में वे सब असमर्थ थे। एक तो इसलिए कि वह फल और मछली छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था। दूसरे, बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट पर पलते थे और गाँवों में निर्धनों की ही संख्या अधिक होती है। इन्हीं में एक व्यक्ति था, बहुत दिनों से बीमार। गरीबी के कारण इलाज की ठीक व्यवस्था कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। आखिर उसे इसी दल की शरण लेनी पड़ी। तुरंत ये लोग बहुत सी मछलियाँ पकड़ लाए और उन्हें बेचकर उसके इलाज का प्रबंध कर दिया। उपेक्षित अनाश्रित रोगियों की वे स्वयं भी यथाशक्ति सेवा करते थे। अनेक अंधेरी रातों में लालटेन और लंबी लाठी लेकर मीलों दूर वे शहर से दवा ले आए हैं, डॉक्टर को बुला लाए हैं। इसलिए जहाँ कुछ लोग उनसे परेशान थे, वहाँ अधिकांश लोग उन्हें मन ही मन प्यार करते थे। शरत चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। अर्धरात्रि के निबिड़ अंधकार में जब मनुष्य तो क्या, कुत्ते भी बाहर निकलने में डरते थे, वह चुपचाप पूर्व निर्दिष्ट बाग में या ताल में पहुंचकर अपना काम कर लाता था। इस शुभ कार्य में उसके कई सहचर थे, परंतु उनमें सबसे प्रमुख था सदानंद। इनका अड्डा ताल के किनारे वाले बाग के पास ऊंचे टीले की आड़ में एक गहरा खड्ड था। सब लुटी हुई सामग्री वे यहीं रखते थे। तंबाकू पीने का सरंजाम भी यहीं था। इस दल के उत्पात जब बहुत बढ़ गए, तब सदानंद के अभिभावकों ने उसे आज्ञा दी कि वह शरत से कभी ना मिले, लेकिन मिलन क्या कभी निषेध की चिंता करता है। उन्होंने एक ऐसा उपाय खोज निकाला कि सांप मरे न लाठी टूटे।
सदानंद के घर की छत से लगा एक ऊंचा पेड़ था। उसी पर चढ़कर शरद छत पर पहुंच जाता और दोनों खूब शतरंज खेलते। उसके बाद रात्रि अभियान पर निकल पड़ते। सब काम समाप्त करने के बाद दोनों मित्र भले लड़कों की तरह अपने अपने घर जाकर सो जाते थे। जब कभी भी उसके दिल में किसी काम को करने की इच्छा प्रबल हो उठती थी तो उसी समय उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का स्फुरण भी आश्चर्यजनक हो उठता था। बीच बीच में मछुओं की नाव लेकर कभी अकेले कभी मित्रों के साथ कृष्णपुर गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी के अखाड़े में पहुंच जाना वह कभी नहीं भूला था। यहीं कहीं उसका मित्र गौहर रहता था। श्रीकांत चतुर्थ पर्व में वह आधा पागल कवि कीर्तन भी करता था। मालूम नहीं वहाँ किसी वैष्णवी का नाम कमल लता था या नहीं, पर यह सच है कि किशोर जीवन के ये चित्र उसके हृदय पर सदा सदा के लिए अंकित हो गए और आगे चलकर साहित्य सृजन का आधार बने। न जाने कितने ऐसे चित्र उसने अपनी पुस्तकों में खींचे हैं। श्रीकांत चतुर्थ पर्व में कथाशिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों में से उस रास्ते का चक्कर लगाता हुआ स्टेशन जा रहा था। बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह बचपन में पाठशाला को जाया करता था। चलते चलते एकाएक ऐसा लगा कि सब रास्ते जैसे पहचाने हुए हैं, मानो कितने दिनों तक कितनी बार इन रास्तों से आया गया हूँ। पहले वे बड़े थे, अब न जाने क्यों संकीर्ण और छोटे हो गए हैं। अरे यह क्या, यह तो खां लोगों का हत्यारा बाग है। अरे यही तो है, और यह तो मैं अपने ही गांव के दक्षिण के मोहल्ले के किनारे से जा रहा हूँ। उसने न जाने कब शूल की व्यथा के मारे इस इमली के पेड़ की ऊपर की डाल में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी। की थी या नहीं जानता, पर प्रायः और सब गांवों की तरह यहाँ भी यह जनश्रुति है। पेड़ रास्ते के किनारे हैं। बचपन में इस पर नज़र पड़ते ही शरीर में कांटे उठ आते थे। आंखें बंद करके एक ही दौड़ में इस स्थान को पार कर जाना पड़ता था। पेड़ वैसा ही है। उस वक्त ऐसा लगता था कि इस हत्यारे पेड़ का धड़ मानो पहाड़ की तरह है और माथा आकाश से जाकर टकरा रहा है। परंतु आज देखा कि उस बेचारे में गर्व करने लायक कुछ नहीं है और जैसे अन्य इमली के पेड़ होते हैं वैसा ही है। जनहीन ग्राम के एक ओर एकाकी निशब्द खड़ा है। शैशव में जिसने काफ़ी डराया है, आज बहुत वर्षों बाद के प्रथम साक्षात में उसी ने मानो बंधु की तरह आंख मिचकाकर मजाक किया, कहो मेरे बंधु कैसे हो, डर तो नहीं लगता। मैंने पास जाकर परम स्नेह के साथ उसके शरीर पर हाथ फेरा। मन ही मन कहा, अच्छा ही हूँ भाई, डर क्यों लगेगा, तुम तो मेरे बचपन के पड़ोसी हो, मेरे आत्मीय। संध्या का प्रकाश बुझता जा रहा था। मैंने विदा लेते हुए कहा, भाग्य अच्छा था जो अचानक मुलाकात हो गई। अब जाता हूँ बंधु। यह इन्हीं दिनों का चित्र तो है। केवल मुंशी लोगों का हत्यारा बाग खां लोगों का हत्यारा बाग हो गया है। ये पंक्तियाँ लिखते समय उसका अपना बचपन जैसे आंखों में जी उठा था। गल्प गढ़कर सुनाने की उसकी जन्मजात प्रतिभा भी इस समय खूब पल्लवित हो रही थी। 15 वर्ष की आयु में ही वह इस कला में पारंगत हो चुका था और उसकी ख्याति गांव भर में फैल चुकी थी। इसी कारण शायद स्थानीय जमींदार और गोपाल दत्त मुंशी उससे बहुत स्नेह करते थे। इनका पुत्र अतुल चंद्र तब कलकत्ता में एमए में पढ़ता था। वह भी शरद की गल्प गढ़ने की कला से बहुत प्रसन्न था और उसे छोटे भाई की तरह प्यार करता था। कभी कभी वह उसे थिएटर दिखाने के लिए कलकत्ता ले जाता और कहता, तुम ऐसी कहानियाँ लिखा करो, तब मैं तुम्हें थिएटर दिखाने ले जाऊँगा। दिखाने के बाद कहता, अच्छा तुम इसकी कहानी लिख सकते हो। शरद ऐसी बढ़िया कहानी लिखता कि अतुल चकित रह जाता। इसी तरह लिखते लिखते एक दिन उसने मौलिक कहानी लिखनी शुरू कर दी। वह कौन सा दिन था, किस समय और कहाँ बैठकर उसने लिखना शुरू किया, कोई नहीं जानता, पर उस कहानी का नाम था काशीनाथ। काशीनाथ उसका गुरु भाई था। उसी को नायक बनाकर उसने यह कहानी शुरू की थी। लेकिन वह नाम का ही नायक है। शायद काशीनाथ का रूप रंग भी वैसा रहा होगा, पर घर जमाई कैसा होता है यह उसने पिता को ससुराल में रहते देखकर जाना था। शेष कथानक का आधार भी कोई देखी या पढ़ी हुई घटना हो सकती है। उस समय वह छोटी सी कहानी थी। बाद में उसने
उसे फिर से लिखा। काकबासा और कोरेल ग्राम, दो और कहानियाँ इसी समय उसके मस्तिष्क में उभरी थी। कुछ और कहानियाँ भी उसने लिखी होंगी, पर यही कुछ नाम काल की क्रूर दृष्टि से बचे रह सके। सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता और यही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बन जाती। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा। नाम था उसका नीरू। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू भी नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशीला और कर्मठ होने के नाते वह प्रसिद्ध थी। रोग में सेवा, दुख में सांत्वना, अभाव में सहायता, आवश्यकता पड़ने पर मेहरी का काम भी करने में वह संकोच नहीं करती थी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उससे किसी न किसी रूप में सहायता न पाई हो। शरत उसे दीदी कहकर पुकारता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे ना। इसी दीदी का 32 वर्ष की उम्र में अचानक एक बार पदस्खलन हुआ। गांव के स्टेशन का परदेसी मास्टर उसके जीवन को कलंकित करके न जाने कहाँ भाग खड़ा हुआ। उस समय गांव वाले उसके सारे उपकार, सेवा, टहल सब कुछ भूल गए। उन हृदयहीन लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। उसका बोलना चालना तक बंद कर दिया। बेचारी एकदम असहाय हो उठी। स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा, यहाँ तक कि वह मरणासन्न हो गई। इस हालत में भी कोई उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने के लिए नहीं आया। किसी ने उसके दरवाजे पर जाकर झांका तक नहीं, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। शरत को भी यह आज्ञा थी कि वह वहाँ नहीं जाए, लेकिन उसने क्या कभी कोई आज्ञा मानी थी? रात के समय छिपकर वह उसे देखने जाता, उसके हाथ पैर सहला दिया करता, कहीं से एक दो फल लाकर खिला आया करता। अपने गांव के लोगों के हाथों इस प्रकार पैशाचिक दंड पाकर भी नीरू दीदी ने कभी किसी के खिलाफ कोई शिकायत शिकवा नहीं की। उसकी अपनी लज्जा का कोई पार नहीं था। वह अपने को अपराधी मानती थी और उस दंड को उसने इसीलिए हंसते हंसते स्वीकार किया था। उसकी दृष्टि में वही न्याय था। शरत का चिंतातुर मन इस बात को समझ गया था कि उसने अपराध का दंड उसने स्वयं ही अपने को दिया था। गांव के लोग तो उपलक्ष्य मात्र थे। उसने इन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन अपने को नहीं किया था। जब वह मरी तो किसी भी व्यक्ति ने उसकी लाश को नहीं छुआ। डोम उसे उठाकर जंगल में फेंक आए। सियार कुत्तों ने उसे नोच नोच कर खा लिया और यहीं पर उसने विलासी कहानी के कायस्थ मृत्युंजय को सपेरा बनते देखा था। वह उसके ही स्कूल में पढ़ता था, पर तीसरी कक्षा से आगे नहीं बढ़ सका। एक चाचा के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था, लेकिन वह चाचा ही उसका परम शत्रु था। उसके बड़े बाग पर उसकी दृष्टि थी। चाहता था मरे तो पाप कटे, इसीलिए रोगी हो जाने पर उसने मृत्युंजय की जरा भी खोज खबर नहीं ली। तड़प तड़प कर मर जाता बेचारा, यदि एक बूढ़ा ओझा और उसकी लड़की सेवा करके उसे बचा न लेते। इस लड़की का नाम था विलासी। इस सेवा टहल के बीच वह उसके बहुत पास आ गई, इतनी कि उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पर समाज के ठेकेदार यह सब कैसे सह सकते थे? उन्होंने मृत्युंजय को समाज से बाहर निकाल दिया, लेकिन मृत्युंजय ने इसकी चिंता नहीं की। उसे अपमानित किया गया, पीटा गया, परंतु न तो उसने प्रायश्चित ही किया और न विलासी को घर से निकाला। उसे लेकर वह दूर जंगल में जाकर रहने लगा। वहीं रहकर वह सांप पकड़ता और आजीविका चलाता। सिर पर गेरुए रंग की पगड़ी, बड़े बड़े बाल, मूछ दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष और कांच की मालाएं। उसे देखकर वह कौन कह सकता था कि वह कायस्थ कुल का मृत्युंजय है। शरत छिप छिप कर उसके पास जाता। उसने सांप पकड़ना, जहर उतारने का मंत्र, सभी कुछ उससे सीखा। एक दिन एक जहरीला नाग पकड़ते हुए मृत्युंजय चूक गया। नाग ने उसे डस लिया। उसको बचाने के सारे प्रयत्न बेकार हो गए। 7 दिन मौन रहने के बाद विलासी ने आत्महत्या कर ली। वर्षों बाद कथा शिल्पी शरत चंद्र ने लिखा, विलासी का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, मैं जानता हूँ वे सभी साधु, गृहस्थ और साध्वी गृहिणियाँ हैं। अक्षय स्वर्ग और सती लोक उन्हें मिलेगा, यह भी मैं जानता हूँ। पर वह सपेरे की लड़की जब एक पीड़ित और शैय्यागत रोगी को तिल तिल कर जीत रही थी,
उसके उस समय के गौरव का एक कण भी शायद आज तक उनमें से किसी ने आंखों से नहीं देखा। मृत्युंजय हो सकता है कि एक बहुत तुच्छ आदमी हो, किंतु उसके हृदय को जीतकर उस पर कब्जा करने का आनंद तुच्छ नहीं था। उसकी वह संपदा तो मामूली नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार वह निश्चय ही नरक गई है, परंतु वह कहीं भी जाए, जब मेरा अपना जाने का समय आएगा तब इतना तो मैं कह सकता हूँ कि वैसे ही किसी एक नरक में जाने के प्रस्ताव से मैं पीछे नहीं हटूँगा। इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों कैसे करता है। इन्हीं प्रश्नों ने उसकी पर्यवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और दिया संवेदन। इसी संवेदन ने उसे कहानीकार बना दिया। कहानी लिखने की प्रेरणा उसे एक और मार्ग से मिली। चोरी चोरी उसने अपने पिता की टूटी हुई अलमारी खोलकर हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसी पुस्तकें कभी की पढ़ डाली थीं। ये स्कूल की पुस्तकें नहीं थीं, बुरे लड़कों के योग्य अपाठ्य पुस्तकें थीं, यही उसको बताया गया था। इसीलिए उसने चोरी का आश्रय लेना पड़ा। वह केवल स्वयं ही उसको नहीं पढ़ता था, अपने साथियों को भी पढ़कर सुनाता था। फिर मन ही मन नए कथानक गढ़ता था। इसी टूटी हुई अलमारी में से उसने अपने पिता की लिखी हुई अधूरी कहानियाँ भी खोज निकालीं। वह उत्सुक होकर पढ़ना शुरू करता, परंतु अंत तक पहुँचने का कोई मार्ग ही पिता ने नहीं छोड़ा था। परेशान होकर वह कह उठता, बाबा इसे पूरा क्यों नहीं करते? करते तो कैसा होता? तब मन ही मन उसने अंत की कल्पना की और सोचा, काश मैं इस कहानी को लिख पाता। पिता का यह अधूरापन भी उसकी प्रेरक शक्ति बन गया। अभिज्ञता प्राप्त करने के मार्गों की उसके लिए कोई कमी नहीं थी। घर का घोर दारिद्र्य बार बार उसे भाग जाने के लिए प्रेरित करता रहता। यात्रा दल के अतिरिक्त कभी कभी वह यूं ही घर से निकल पड़ता। एक दिन सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर गणेश चंद्र कहीं से कलकत्ता लौट रहे थे। देखा, उनके डिब्बे में एक 13-14 वर्ष का लड़का चढ़ आया है। पहनावे से अत्यंत दरिद्र घर का मालूम होता है। बड़े स्नेह से उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। बातें करने लगे। पता लगा कि वह लड़का उनके एक मित्र का नाती है। क्रांतिकारी विपिन बिहारी गांगुली के पिता अक्षयनाथ ही उनके मित्र थे। वह रिश्ते में शरद के नाना लगते थे। कलकत्ता पहुंचकर गणेश चंद्र ने शरद को अक्षयनाथ के घर भेज दिया। देवानंदपुर में रहते हुए एक बार फिर वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार उसका गंतव्य स्थान था पुरी। यह जाना अनायास और अकारण ही नहीं था। एक परिवार से उन लोगों का घनिष्ठ परिचय था। उसकी स्वामिनी शरद से आयु में बहुत बड़ी थी और उसे बहुत स्नेह करती थी। अचानक वह बीमार हुई। पति कहीं दूर काम करते थे। किशोर शरद, जैसा कि उसका स्वभाव था, मन प्राण से उनकी सेवा में जुट गया। तभी एक ऐसी घटना घटी कि वह उसे गलत समझ बैठा। उसे इतनी ग्लानि हुई कि घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसका शरीर थक गया। न कहीं खाने की व्यवस्था, न ठहरने की सुख सुविधा। परिणाम यह हुआ कि तीव्र ज्वर ने उसे जकड़ लिया और उसे एक पेड़ के नीचे आश्रय लेने को विवश होना पड़ा। उसी समय एक विधवा उधर से निकली। शायद उसने पानी मांगा था या वह कराहा था। वह तुरंत उसके पास गई। छूने पर उसका हाथ जैसे तपते तवे पर पड़ा हो। करुणा द्रवित वह बोल उठी, हाय राम, तुझे तो तेज ज्वर है। वह उसे अपने घर ले गई। कई दिन की उसकी ममतापूर्ण सेवा शुश्रूषा के बाद ही उसे ज्वर से मुक्ति मिल सकी, परंतु तभी एक और ज्वर में वह फंस गया। उस विधवा का एक देवर था और एक था बहनोई। देवर चाहता था कि वह उसकी होकर रहे और बहनोई मानता था कि उस पर उसका अधिकार है, लेकिन वह किसी के पास नहीं रहना चाहती थी। एक दिन दुखी होकर उसने शरद से कहा, तुम अब ठीक हो गए हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। और कहीं जाने को वह चुपचाप उसके साथ निकल पड़ी। इस तरह निकल पड़ने के पीछे मात्र मुक्ति की चाह थी, लेकिन वह अभी कुछ ही दूर जा पाए थे कि उस विधवा के दोनों प्रेमी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, जी भरकर शरद को पीटा और चीखती चिल्लाती विधवा को वापस ले गए। फिर उसका क्या हुआ शरद कभी नहीं जान सका, लेकिन वह समझ गया था कि एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी लुच्चे लफंगों में एका होता है और भले लोग अधिक होते हुए भी एक दूसरे से छिटके छिटके रहते हैं।
कथा शिल्पी शरद चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन का आधार यही घटनाएं बनी और इसी समय उसकी रूपरेखा उसके मस्तिष्क में उभरी। वह पुरी के मार्ग पर आगे बढ़ गया। फिर गांव-गांव में आतिथ्य लाभ लेकर जब वह घर लौटा तो उसका चेहरा इतना विकृत हो गया था कि पहचाना न जाता था। सुना गया कि प्रसिद्ध गणितज्ञ पी वासु के घर उसने आश्रय लिया था। एक आध बार चोर डाकुओं के दल में भी पड़ जाने की बात सुनी जाती है। असल में वह इतना दुस्साहसी था कि उसके बारे में नाना प्रकार की कथाएं चल निकली थीं। उसका स्वभाव था कि अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कहता था, परंतु अभिनय करना उसे खूब आता था। झूठ को सच बनाकर चलाने की कला में वह निष्णात था। इन सब अभिज्ञता के पीछे परिवार की स्थिति थी जो सचमुच बहुत खराब हो चुकी थी। दादी का देहांत हो चुका था। वे थीं तो किसी तरह परिवार के मान की रक्षा करती आ रही थीं, पर अब सबके सामने एक बहुत बड़ा शून्य था। कर्ज मिलने की एक सीमा होती है। निश्चय ही शुभदा की कृष्णा बुआ की तरह किसी ने कहा होगा, अपने बाप से कुछ उपाय करने को, कुछ कमाने को कहो, नहीं तो मैं दुखी गरीब रुपया पैसा कुछ न दे सकूंगी। इस प्रकार दरिद्रता और अपमान को सहन करने की उसकी माँ की शक्ति सीमा का अतिक्रमण कर गई थी। पर जाए तो वह कहाँ जाए? उसके माता पिता कभी के स्वर्गवासी हो चुके थे। परिवार छिन्न भिन्न हो गया था। भाइयों की आर्थिक स्थिति जरा भी उत्साहजनक नहीं थी। फिर भी जब उसके लिए देवानंदपुर में रहना असंभव हो गया तो उसने डरते डरते अपने छोटे काका अघोरनाथ को चिट्ठी लिखवाई। अघोरनाथ ने उत्तर दिया, चली आओ। शरद फिर देवानंदपुर नहीं लौटा। यहाँ उसका सारा जीवन घोर दारिद्र्य और अभाव में ही बीता। माँ और दादी के रक्त और आंसुओं से इस गांव के पथ घाट भीगे हुए हैं। दरिद्रता के जो भयानक चित्र कथा शिल्पी शरद ने शुभदा में खींचे हैं, उनके पीछे निश्चय ही उसकी यह अभिज्ञता रही है। इसी यातना की नींव में उसकी साहित्य साधना का बीजारोपण हुआ। यहीं उसने संघर्ष और कल्पना से प्रथम परिचय पाया। इस गांव के ऋण से वह कभी मुक्त नहीं हो सका। तो साथियों, इस तरह ये पाठ यहीं समाप्त होता है। शरद की जीवनी हमने इसमें देखा और सुना कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय में लेखन कला, कथा गढ़ने की कला का विकास कैसे हुआ, उन सभी कारणों पर हमने इस पाठ में गौर किया। इस पाठ में उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी के लगभग नाम आए हैं। तो आगे के वीडियोज़ में, ऑडियोज़ में मैं उन कहानियों को सुनाकर आपको सुनाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।